हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने गति के नियम करे थे, वो कंप्लीट हो गए। आज हम इसमें कुछ और पॉइंट बच रहे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, चाल। चाल क्या होता है? जो दूरी होती है, कोई भी वस्तु चल रही है, वो कोई दूरी तय कर रही है, तो वो दूरी में जो परिवर्तन की दर है उसको हम चाल बोलते हैं। चाल क्या होगा? दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। मतलब दूरी, चाल बराबर दूरी ऊपर लिखेंगे और टाइम नीचे लिखेंगे, तो वो दर हो जाएगी। दूरी ऊपर लिखेंगे, टाइम नीचे, दर हो जाएगी, तो वो चाल कहलाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। दूरी में परिवर्तन की दर, दर पूछ रहा है तो ये दूरी अपॉन समय हो जाएगा, टाइम, ये चाल कहलाएगी। अब इससे इसका मात्रक क्या बनेगा? दूरी, दूरी को मीटर में नापते हैं, मीटर, और समय को सेकंड में, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। या इसको ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक बनेगा। इसको सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा। ये SI मात्रक है इसका, SI। अब ये सेकंड पॉइंट है इसमें, समरूप चाल। समरूप चाल क्या होगा? समान समय अंतराल में अगर कोई भी वस्तु समान दूरी तय कर रही है तो उसको समरूप चाल बोलेंगे। जैसे 2 मिनट में और 2 मीटर दूरी तय कर रही है, तो 2 मिनट का समय लग रहा है और 2 ही मीटर दूरी तय कर रही है, तो ये समान चाल कहलाएगी। या इसको सेकंड ले सकते हैं, 2 सेकंड में 2 मीटर। टाइम और दूरी दोनों समान है, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो उसको समरूप चाल बोलेंगे। तो समरूप चाल की यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनेगी? किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने पर चाल समरूप चाल कहलाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनी? कोई भी वस्तु है, वो चलना शुरू करती है, तो जितना उसमें टाइम ले रही है वो समान समय अंतराल, मतलब जो टाइम ले रही है, जैसे एक दूरी तय करी 2 सेकंड में, फिर अगली 2 सेकंड में भी उतनी दूरी तय करेगी, अगली 2 सेकंड में भी उतनी दूरी तय करेगी। तो समान समय अंतराल और समान दूरी, दूरी भी समान है और समय भी समान है,
समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने पर चाल समरूप चाल कहलाती है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने पर जो चाल प्राप्त होती है हमें, वो समरूप चाल कहलाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये गाड़ी है, ये यहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से ये इस जगह पहुंची, फिर इस जगह पहुंची, फिर यहाँ पे, और फिर इधर। अब हम इसको देखते हैं, ये यहां से चलना शुरू करेगी और पहले ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी। मान लो यहां तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड का समय लग रहा है, और ये दूरी कितनी तय कर रही है? 2 मीटर। 2 सेकंड में 2 मीटर चल रही है ये, तो 2 सेकंड है और 2 मीटर है, टाइम और दूरी दोनों समान है। और आगे भी यहाँ पे 2 सेकंड है, तो अगली 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो? यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे, इधर 2 सेकंड, यहाँ पे आ गई थी वो, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर इसको 2 सेकंड लगे, और जितनी दूरी यहाँ पे तय कर रही थी उतनी ही यहाँ पे तय करेगी। 2 मीटर थी, यहाँ पे भी 2 मीटर होगी। अब आगे चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर इसको 2 सेकंड लगे, और दूरी वही दूरी लगे तय करेगी जितनी पहले कर रही थी, 2 मीटर। 2 मीटर। अब ये यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 2 सेकंड का टाइम लगेगा इसको। 2 सेकंड का टाइम लगा, और दूरी कितनी तय करेगी? 2 मीटर। 2 मीटर। तो इसमें क्या हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ये समान समय ले रही है, मतलब समान समय अंतराल है। यहाँ पे भी 2 सेकंड, यहाँ पे भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, ये समान समय अंतराल आ गया। अब दूरी भी एक जैसी ही है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो 2 सेकंड में दूरी तय कर रही है वो भी सेम है। यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, और यहाँ पे भी 2 मीटर। तो ये समान समय अंतराल हो गया ऊपर वाला, और ये समान दूरी होगी, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है वो। तो ये ऐसी जो चाल होती है वो समरूप चाल कहलाती है। अब ये देखते हैं परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल में क्या होता है? समय तो समान होता है पर दूरी अलग होती है। समान समय अंतराल में दूरी जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वो परिवर्ती चाल कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वह चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है? जो समय तो सेम लगेगा, कोई भी दूरी को तय करने में समय सेम लग रहा है, पर जो दूरी है वो अलग अलग आएगी कि जैसे यहाँ पे 2-2 सेकंड का समय लग रहा था, अब अगर यहाँ पे भी 2-2 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जो वो दूरी तय करेंगे वो अलग अलग होगी। जैसे ये गाड़ी है, यहाँ से ये इस पॉइंट पे गई, फिर आगे गई, फिर इस पॉइंट पे गई, फिर इस पॉइंट पे गई। अब इनमें समान समय अंतराल है तो टाइम तो सब में सेम लगेगा। जैसे यहाँ पे 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। समान समय अंतराल है तो टाइम तो सब में सेम लगेगा, लेकिन जो दूरी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे 2 मीटर तय करती है 3 सेकंड में, 2 मीटर,
यहाँ पे 3 मीटर करेगी, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 4 मीटर। इस तरह से दूरी अलग अलग हो जाएंगी इसमें। यहाँ पे दूरी सेम थी समरूप चाल में और यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगी। तो परिवर्ती चाल में क्या होगा, यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, असमान दूरी होगी क्योंकि ये अलग अलग है, तो वो चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। अब ये एक और है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी वस्तु है उसके हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जो वो दूरी तय कर रही है उसको पूरी को ऊपर लिखेंगे हम, टोटल को। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। एक वस्तु है उसके हमें औसत चाल निकालनी है, तो उसके औसत चाल कैसे निकालेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जो कुल दूरी है उसको ऊपर लिख लेंगे और दूरी तय करने में लगा कुल समय, जो समय है उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे हमें इसकी औसत चाल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कुल दूरी को ऊपर लिखेंगे। दूरी कितनी है, ये नीचे वाली दूरी है, इसको ऊपर लिख लेंगे हम। 2 3 5 4, 2 + 3 + 5 + 4, ये ऊपर लिख लिया। और दूरी तय करने में लगा कुल समय, कुल समय कितना लग रहा है, 3 सेकंड का, 3 3 3 3, इनको नीचे लिख लेंगे, 3 + 3 + 3 + 3। अब इसकी औसत चाल निकालेंगे इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 बटे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 से 14 को डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 2 बचे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 12 एकम 12, 8 बचा, फिर यहाँ 0 लगा लेंगे, 12 पंच 60, 12 छिंग 72। तो ये 1.16 मीटर पर सेकंड, ये इसकी औसत चाल आ जाएगी। बस ये फॉर्मूला था, ये तो मैंने ऐसे निकाल के दिखा दिया कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। औसत चाल निकालनी है किसी भी वस्तु की, तो कुल दूरी को लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे और जो कुल समय लग रहा है उसको नीचे लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो औसत चाल निकालने का ये फॉर्मूला है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय। इसमें कुछ और पॉइंट है, इनको देखते हैं आप। ये विस्थापन, वेग और त्वरण, इनको देखते हैं। विस्थापन देखते हैं पहले। विस्थापन क्या होता है, जैसे कोई भी गतिमान वस्तु है, मतलब कोई भी गति कर रही है वस्तु, मान लो ये एक वस्तु है, ये गति कर रही है, ये यहां से किसी भी पॉइंट पे जा सकती है, यहां से ये इधर गई, तो ये इसका विस्थापन हो गया। ये यहाँ पे तो ये सीधी जा रही है, इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट इसका विस्थापन है। अगर ये यहाँ से चलना शुरू करती है और ये इस तरह से ऐसे जाती है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, तो इसका विस्थापन क्या होगा। अब हम जब विस्थापन लेंगे वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इसको सीधा नापेंगे और वो इसका विस्थापन आएगा, ना कि हम इसको इस तरह से नापेंगे जिस तरह से ये गई है वहां पे। इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसको सीधा मिलाएंगे
और ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये इसका विस्थापन होगा ए बी। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इक्वल टू ए बी। जो ए बी दूरी है वो टोटल विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और जो लास्ट में स्थिति होती है, वहां से उसकी जो दूरी होती है उसको हम सीधा नापते हैं, ना कि उस रास्ते को नापेंगे जिस रास्ते से वो गई है। अगर वो सीधी जा रही है तो उसका सीधा ही आ जाएगा विस्थापन जो भी होगा, और अगर वो कर्व में या किसी और रास्ते से मुड़ के जाती है तो उसको हम उस तरह से नहीं नापेंगे, सीधी दूरी को नापेंगे, वही उसका विस्थापन कहलाता है। अभी जैसे ये एक स्क्वायर है, कोई भी वस्तु है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इसको ए लिख लेते हैं, ए बी सी डी। इस पॉइंट पे वस्तु है यहाँ पे, और यहाँ से उसको सी पे जाना है, तो वो कैसे जाएगी? या तो इधर से जाएगी या फिर इधर से जाएगी। अगर वो इधर से जाती है तो यहाँ से जाएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी। सॉरी, यहाँ से जाएगी और यहाँ आ जाएगी। तो इसका विस्थापन क्या होगा? इसको हम यहाँ से यूं और यूं इस तरह से नहीं नापेंगे, विस्थापन को हम फिर सीधा नापेंगे, ए से सी पे जाएंगे। तो ए से सी की जो दूरी होगी वो इसका विस्थापन कहलाएगी। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ए सी, ये एक विस्थापन होगा इसका। अब जैसे एक हम वृत्त लेते हैं, ये एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। ये ए पॉइंट है यहाँ और इधर बी पॉइंट है। अब कोई वस्तु है वो ए पॉइंट से उसको बी पे जाना है, तो बी पे जाने के लिए वो या तो इधर से घूम के जाएगी या फिर इधर से घूम के जाएगी। मान लिया इधर से जा रही है, वो यूं इधर से जा रही है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? हम इसकी दूरी यहाँ से यूं नहीं नापेंगे, हम यहाँ से ए से बी को डायरेक्ट सीधा नापेंगे। तो ये ए बी इसका विस्थापन होगा। यहाँ विस्थापन इक्वल टू ए बी। तो विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और लास्ट की स्थिति की जो सीधी दूरी होती है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। यहां हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति को मिलाने वाली सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं।
कोई वस्तु है, उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति, उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विस्थापन कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन एक दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, ऐसा ही मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर होगा। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि, इसकी एक दिशा फिक्स होती है इसलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं, राशि सदिश। जो चाल थी वो अदिश राशि थी, उसकी दिशा फिक्स नहीं होती चाल की, लेकिन इसकी दिशा फिक्स होती है इसलिए ये सदिश राशि होती है। अब हम ये देखते हैं वेग। वेग क्या होता है, किसी भी वस्तु में विस्थापन हो रहा है, मतलब विस्थापन जो हो रहा है उसकी जो दर होती है उसको हम वेग कहते हैं। विस्थापन अपॉन टाइम, तो वो दर हो जाएगा विस्थापन की दर, तो विस्थापन की दर वेग कहलाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन की दर मतलब विस्थापन अपॉन टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन की दर मतलब विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन की दर वेग कहलाती है। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर अपॉन समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये वेग का मात्रक होगा, या मीटर सेकंड इनवर्स। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। अगर कुल वेग पूछता है हमसे कि कुल वेग कितना है, तो कुल वेग के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कुल वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होते हैं फॉर्मूले। अगर कुल वेग पूछ रहा है तो जो विस्थापन है उसको टोटल कर लेंगे, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, उसमें कितना टाइम लग रहा है टाइम को भी टोटल कर लेंगे। जो विस्थापन आएगा उसको समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुल वेग आ जाएगा। और मात्रक इसका भी यही होगा क्योंकि विस्थापन मीटर में नापेंगे और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। वेग क्या हो गया, किसी वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन की जो दर होगी वो वेग कहलाती है किसी वस्तु में। किसी वस्तु में विस्थापन की दर वेग कहलाती है। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। और कुल वेग पूछता है तो कुल विस्थापन अपॉन कुल समय कर देंगे तो हमारे पास कुल वेग आ जाएगा। जो वेग है ये भी एक सदिश राशि है, राशि सदिश। अब इसमें एक चीज और है, जैसे ये विस्थापन है, अगर विस्थापन का पथ बिल्कुल सीधा रहता है तो वो दूरी के बराबर हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला अभी जो पहले पढ़ा था हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय।
अगर विस्थापन का पथ बिल्कुल सीधा है तो वो दूरी के बराबर ही आएगा, जितनी दूरी आती है उसके बराबर ही फिर विस्थापन आएगा। और फिर ये जो वेग है, वेग चाल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन सेम आ रहा है और टाइम तो है ही, जो लगेगा उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो अगर विस्थापन और दूरी समान है तो वेग चाल के बराबर आएगा। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, यदि विस्थापन व दूरी का मान समान आता है तो वेग चाल के बराबर होगा। दिख रहा है नीचे? यदि विस्थापन में दूरी का मान समान आता है तो वेग चाल के बराबर होगी। अगर विस्थापन और दूरी समान आ रही है तो ये जो वेग है वो चाल के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें ये त्वरण। त्वरण हमने कल भी पढ़ा था, जो गति का नियम था सेकंड में, उसमें त्वरण को हमने पढ़ा था। उसमें क्या था, जो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, कल बताया था मैंने। तो इसकी यही डेफिनेशन बनेगी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, त्वरण बराबर dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर अपॉन त्वरण बराबर dv अपॉन dt या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं हम यहाँ। अब वेग जो है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय ये भी सेकंड, ये सेकंड भी नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको सेकंड का ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2, ये इसका मात्रक बन जाएगा। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dv अपॉन dt, मतलब वेग परिवर्तन और समय, कितना समय लग रहा है उसमें। ये त्वरण आ गया, त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a बराबर dv अपॉन dt, ये त्वरण का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और ये इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण भी घटेगा, और त्वरण को फिर माइनस में लेंगे और उसको मंदन बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, किसी वस्तु का वेग घटने पर, जब किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसके त्वरण को मंदन बोलते हैं, मंदन, और इसको ऋणात्मक लेते हैं फिर।
वेग घट रहा है तो त्वरण मंदन कहलाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम ऋणात्मक लेंगे, मतलब माइनस में लेंगे। जो भी त्वरण की वैल्यू होगी फिर वो माइनस में लेंगे। तो ये त्वरण हो गया। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? v/t, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है और जो टाइम लग रहा है उसमें सॉरी, ये त्वरण कहलाएगा। फिर त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a इक्वल टू dv/dt, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मात्रक निकालेंगे। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड। अब ये जो सेकंड है ये भी नीचे आ जाएगा, मीटर सेकंड सेकंड, 2 सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इस सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी। और किसी वस्तु का अगर वेग घट रहा है तो उस त्वरण को मंदन बोलेंगे, फिर उसका मात्रक हम ऋणात्मक लेंगे, मतलब माइनस में लेंगे, नेगेटिव। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।